हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज हम आगे का पेपर करने वाले हैं। सॉरी फॉर द डिले, मैं किसी काम में अटका हुआ हूँ इसलिए वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 63 से हमको करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो। तो इसका आंसर नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे होते हैं, अगर आपको आते हैं तो आप करिए वरना स्किप कर दिए, या फिर आप चांस ले सकते हैं अगर एक दो में कंफ्यूज हो तो। ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो जो नॉक्स होते हैं, मतलब आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, वो मेनली बहुत सारे होते हैं वैसे तो, पर मेनली हम तीन के बारे में पढ़ते हैं। होता है N2 नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और NO2 जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें से सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं। ठीक है, GHG सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड होता है, बट ये दोनों भी पोल्यूटेंट का काम करते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये आगे जाके परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट को जन्म देते हैं। ठीक है, प्लस ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ये बनाते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। क्योंकि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन अगर आपने पढ़ा हो, स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि ये आपके एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग इससे होती है। तो इवेंचुअली ये दोनों भी जाके GHG को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तो इतना याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नो। बाकी इन सब का हमने देख लिया। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़: आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तब इनमें से किस चीज़ में रडार्स का यूज़ होता है? तो रडार इज़ एन एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो UPSC वाला हम लॉजिक लगाते हैं कि भाई अगर कोई टेक्नोलॉजी है और उसके यूजेस पूछें तो ऑल 3 सही होते हैं क्योंकि वो एक्सपांड होती है। बट वो जब आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हो तब ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। रडार्स में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एस्टैब्लिश्ड है, इसमें हमको पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने, गलत होगा उसमें कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पे मॉनिटरिंग द प्रेसिपिटेशन, हमको पता है हमारी सैटेलाइट जो है वो रडार्स का यूज़ करती है वेदर और प्रेसिपिटेशन मॉनिटर करने के लिए, है ना। इंडिया की बहुत सारी सैटेलाइट्स है जो ये काम करती है। उसके अलावा ट्रैकिंग माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, इसमें भी हम रडार्स यूज़ करते हैं। आपने कैमरा ट्रैप सुना होगा, उसके अलावा रडार ट्रैप सुना होगा। तो ये ट्रैप्स होते हैं जो हम माइग्रेशन ऑफ द एनिमल ट्रैप करते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द एनिमल ट्रैप करते हैं इसके अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स के अंदर। तो ये सही लगता है। बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स, तो नारकोटिक्स में ऐसा कुछ है नहीं जो रडार जो है वो कैप्चर कर लेगा। आप अगर नारकोटिक्स को रख भी दोगे किसी बैग के अंदर तो वो निकल जाएगा इजीली, रडार उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो उसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, ओनली 3 नहीं होगा, ये ओनली 2 होगा, इट्स नॉट ट्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट: राफेल, MiG-29 और तेजस Mark 1। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? इसका आंसर तो नन है, बट मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको 5th जनरेशन के बारे में। तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो स्टेल्थ के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ के लिए जाने जाते हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट को हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही हाईली एडवांस एयरक्राफ्ट है। अभी तक के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट अगर होंगे तो वो 5th जनरेशन है। ठीक है, इंडिया के पास में कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। अगर ये बात आपको पता होगी तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि तीनों जो एयरक्राफ्ट है इंडिया के पास में ही है। तो इंडिया के पास में एक भी अभी तक कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। हमको प्रपोज़ किया गए थे 2-3, बट हमने लिए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं और हमको इतनी ज़रूरत नहीं है उनकी। ठीक है, तो राफेल भी नहीं है। राफेल हमने परचेज़ किया है फ्रांस से। MiG-29 हमने परचेज़ किया है USSR से या रशिया से। और तेजस Mark 1 जो है ये इंडिजिनसली प्रिपेयर किया है। और तेजस का तो बताइए आपको, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, LCA है ये, तो ये तो 5th जनरेशन हो ही नहीं सकता। DRDO जो है वो एमका पे रिसर्च कर रही है। ठीक है, एमका ये हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो हम इंडिजिनसली बनाने वाले हैं। बट इसका सिर्फ अभी डिज़ाइन रेडी हुआ है और अभी कम से कम 20 साल लगेंगे इसको तैयार होने में, क्योंकि अभी हम तेजस के ट्रायल्स कर रहे हैं, उसको ढंग से इंडक्ट नहीं कर पाए। ग्लोबली अगर बात करें तो F-22 रैप्टर US का, सॉरी सुखोई 57 Su-57 USSR, सॉरी रशिया का, F-35 USA का। ठीक है, F-35 का भी एक ही वेरिएंट है जो इसमें जाता है। और J-20 चैंगडू J-20 जो चाइना का है।
ऐसी ये 4 ही एयरक्राफ्ट है जो 5th जनरेशन है, ठीक है। तो ग्लोबली सिर्फ 3 कंट्रीज जिनके पास में 5th जनरेशन है, USA, रशिया और चाइना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, मतलब ये क्यूरोसिटी वाली चीज़ें हैं। मैंने ये अपने अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन सही किया था, और दिस इज़ समथिंग डिफरेंस मेकर इसको हम कह सकते हैं ना, क्योंकि ये क्यूरोसिटी से ही आ सकता है आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसको अटेम्प्ट ना करें, आगे बढ़ जाएँ, बट अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल इज यूज, ठीक है। तो यूजेस पूछे गए हैं हाइड्रोजेल के। तो हाइड्रोजेल में बताया कि ये है एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की ज़्यादातर चीज़ होती है करेक्ट, है ना। तो इसमें आप ऑल 3 वाला लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं इसको, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। तो हाइड्रोजेल बेसिकली होते क्या हैं, अगर आपने ऑर्बीज देखी होंगी तो ऑर्बीज भी एक टाइप का हाइड्रोजेल ही होते हैं ना। ये एक टाइप का 3D पॉलीमर है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की। तो ऑर्बीज जो देखी हुई छोटी छोटी होती है, फिर बाद में बड़ी हो जाती है वाटर के एब्जॉर्बशन से, तो वही है। और इसको अब इमर्जिंग है तो आप इसको कहीं पे यूज़ कर सकते हो। अगर वो एब्जॉर्ब कर सकता है तो आप इसको कंट्रोल ड्रग डिलीवरी यूज़ कर सकते हो। जब आप बॉडी में इसको इंसर्ट कर दोगे तो ये तभी काम करेगा जब आप वो दोगे, कमांड दोगे। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, क्योंकि वाटर स्टोर किया जा सकता है, एयर कंडीशनिंग में वाटर का काम हो सकता है, हाँ कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, हाँ वाटर स्टोर कर रहा है तो कर सकते हैं। तो वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी इतनी लिमिट हम वो नहीं करते। यूपीएससी भी कोशिश करती है कि उसको जितना लिबरल रखा जाए उतना लिबरल रखेंगे क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बहुत ज़्यादा चर्चा में, इसलिए ये क्वेश्चन जो था एक्सपेक्टेड था। अगर आपने पढ़ा हुआ हाइड्रोजन के बारे में तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है उससे वाटर वेपर ही निकलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या होता है, एक एनोड होगा, नेगेटिव साइड पे आप हाइड्रोजन को इंसर्ट करोगे, कैथोड पे आप ऑक्सीजन गैस डालोगे, गैस फॉर्म में रहेगा, ये गैस में दोनों जाएंगे और फिर ये दोनों रिएक्ट करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और बदले में बनाएंगे क्या, H2, ठीक है। और वो H2 जो है वो हीट हो जाएगा एनर्जी की वजह से, तो इसलिए वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा। तो अगर आप फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हो जो हाइड्रोजन पावर्ड है तो वाटर वेपर, और ये अब हम हमारे रॉकेट्स में भी यूज़ करने लग गए। जो स्पेस में हम भेजते हैं रॉकेट्स, उन रॉकेट्स में भी हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी कार्स तो आई नहीं है, फ्यूचरिस्टिक है ये सब चीज़ें, बट समझ लीजिए। रिसेंटली टर्म पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर is actually used appropriately discussed in the context of which one of the following: irrigation of terrace crop, lift irrigation cereal crops, long duration energy storage, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा होगा कुछ ये, बट ये लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज का सिस्टम है। अब मैं समझा देता हूँ इसको कैसा होता है ये। तो अगर आपको पता हो कि डैम्स के अंदर हम पानी स्टोर करते हैं और डैम्स के जो हम गेट्स खोलते हैं तो पानी फ्लो होता है, टरबाइन को घुमाता है और फिर उसके बाद वो एनर्जी जनरेट करता है। बट डैम की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा पानी वो स्टोर नहीं कर सकता। एक टाइम के बाद में वो छोड़ना ही पड़ता है आपको पानी। जैसा अभी रिसेंटली हमने चिनाब का वाटर बंद किया था, जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो हमने चिनाब का पानी रोक दिया था, बट हम उसको ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाए, हमको छोड़ना पड़ा वो पानी, क्योंकि डैम की भी कैपेसिटी होती है। तो अब इसको इन्हेंस कैसे किया जाए, तो अब हम क्या करते हैं कि एक हायर एल्टीट्यूड पर टैंक बनाते हैं, ठीक है। और वो डैम का जो पानी है या जो रिजर्वायर है हमारे पास में उसका जो पानी है उसको हम पंप का यूज़ करके उस हायर एल्टीट्यूड के टैंक में डाल देंगे। तो यहाँ पे पानी भर गया, ठीक है। अब हमारे पास में ये होगी एक्स्ट्रा कैपेसिटी। अब इसके अंदर का पानी खाली हो गया, अब एक्स्ट्रा पानी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब जब हमको ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो अब इस पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है कि एक हाइट पे है, तो अब इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ टरबाइन लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी बहेगा, टरबाइन घूमेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो हमने एक्स्ट्रा स्टोरेज भी क्रिएट कर दी, हमारा डैम भी सेफ़ है, उसको कुछ भी हुआ नहीं और उसमें एक्स्ट्रा पानी भी आ सकता है। तो इसको बोलते हैं हम पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ठीक है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज की चीज़ है। तो हर बार एटिमोलॉजी से मत जाया करो कि हाइड्रो पावर से रिलेटेड, तो फिर बट हाँ एटिमोलॉजी से भी जा सकते हो कि हाइड्रो पावर है तो एनर्जी से रिलेटेड कुछ होगा, बट ठीक है। तो ऐसा होता है क्वेश्चन। फिर मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, तो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आप कुछ नहीं करते हो, एक मेम्ब्रेन वाला चैम्बर होता है और एक बायो रिएक्टर होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है वो आपका नॉर्मल फिल्ट्रेशन जैसा मेम्ब्रेन, यू नहीं RO वाटर जो आपका प्यूरीफाई होता है उसी टाइप का मेम्ब्रेन रिएक्टर होगा।
फिर जब वो बायोरिएक्टर में जाएगा वो आपके जर्म्स को वहाँ पे मार देगा, है ना, जब आपकी बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके बेसिकली वो वाला एलगी वाला काम है, तो वो होता ही है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन अगर देख लें तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो ये IVF और फ्रोजन एम्ब्रियो वाली जो टेक्नोलॉजी है जिससे हम रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं असिस्ट करके किसी को, वो हो गया असिस्टेड। फिर ड्रग डिलीवरी थ्रू नैनोटेक, तो नैनोटेक पता है आपको 10⁻⁻⁹ मीटर्स का स्केल होता है, जिसके अंदर जब हम कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं उस स्केल पे जाके प्रॉपर्टीज चेंज होती है मैटर की। तो हमने नैनो गोल्ड देखा है, हमने ग्रेफाइट को नैनो फेज में ले जाओगे तो ग्रेफीन देखा है, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। इसका वैक्सीन की टेक्नोलॉजी भी नहीं है ये, तो ईजी था इसको एलिमिनेट करना, सीधे पहुँच जाएगा आंसर। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, CBLO बोलते हैं इसको, ये किसका इंस्ट्रूमेंट है? तो CBLO जो होता है वो एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने ये गलत कर दिया था। तो CBLO बेसिकली लेस देन 1 ईयर के लिए लेंडिंग ऑब्लिगेशंस होते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए ये मनी मार्केट होगा। 2 मार्केट्स होते हैं, एक मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट वो होता है जो 1 साल से कम के लिए सिक्योरिटीज़ होती है, उसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं। और कैपिटल मार्केट वो होता है जिसमें 1 साल से ज़्यादा के लिए, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इसमें आएगा, ट्रेजरी बिल्स जो है मनी मार्केट में आएंगे, सेम वैसे ही CBLO जो है वो मनी मार्केट में आता है। आगे देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म सिकाडा फ्रॉगहोपर पॉन्ड स्टिकर्स आर, ठीक है। तो ये बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है गाइस, मैंने अभी अपने यूट्यूब शॉर्ट में भी इसकी बात करी थी। तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो आप इसे क्या करोगे, स्किप करोगे। until unless you are 100% sure in these questions you will not attempt them and skip, क्योंकि इसमें श्योर होने का एक ही ऑप्शन है कि आपने इन सबको देखा हो, ठीक है। आप फ्रॉग होपर से लगा सकते हो कि हाँ ये हॉपर है, फ्रॉग ये सब कुछ है, फ्रॉग होपर ग्रास हॉपर, तो हो सकता है इंसेक्ट हो, बट स्टिल ऐसे क्वेश्चंस में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप इसको गलत करो। ऑप्शन ऐसे डाले जाते हैं कि आप गलत तरीके से मोटिवेट हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस क्या करोगे, आप स्किप कर दोगे until unless 100% श्योर नहीं हो आप उसके लिए, ठीक है। UPSC में हर चीज़ आपको सॉल्व नहीं करनी होती। ऑफ स्टम्प की बॉल है ये, ठीक है। ऑफ साइड ऑप्शन पढ़ा ही होगा, मतलब सुना ही होगा क्रिकेट में अगर दिखते हो तो वही करना है आपको, जो गोली करते हैं छोड़ देंगे उसको, ठीक है। इसका आंसर इंसेक्ट है, इतना याद रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेनी च्यूइंग गम्स आर फाउंड इन मार्केट आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। देखते हैं, मेनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना एक टेक्निक लगती है, ठीक है। वो टेक्निक मैंने भी बाद में सीखी थी, आपको बता देता हूँ कि अगर सेकंड स्टेटमेंट को देखो, अगर सेकंड स्टेटमेंट को हम ट्रू मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि मेनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक गम्स एज अ बेस, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो क्या ये इसको ऑब्लिगेट कर रहा है क्या कि मेनी च्यूइंग गम्स आर फाउंड इन मार्केट जिनमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर ये सच में प्लास्टिक से बनता है तो फिर तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हुआ, मतलब ये चीज़ अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों ही ट्रू है, ठीक है। और दोनों ट्रू है और दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अगर ये दोनों ट्रू है तो आप समझ जाओगे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए होगा। तो इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अगर होते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आप इसको स्किप करो या फिर रिस्क ले लो ऐसे क्वेश्चन के अंदर। बट ये ऑब्लिगेशन का रूल लगा सकते हो कि अगर आप सेकंड, क्योंकि दोनों रॉन्ग नहीं हो सकते, ये तो हमको पता है कि दोनों रॉन्ग नहीं हो सकते ऐसे क्वेश्चंस में, किसी एक को ट्रू होना ज़रूरी है। तो आप सेकंड वाले को ट्रू रख के कोशिश करो कि फर्स्ट वाला ऑब्लिगेट हो पा रहा है क्या, या फर्स्ट वाले को ट्रू रख के सेकंड वाले को ऑब्लिगेट करो, ठीक है। हाँ, तो बस इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं, सेम यही वही वाला क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ब्राज़ील और इनके एनिमल्स और उनके नेचुरल हैबिटेट्स। एनिमल्स और उनके नेचुरल हैबिटेट वो भी बाहर की कंट्रीज़ के कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आप स्किप नहीं करोगे, ये सब लोग स्किप कर देंगे, इसलिए मैंने इसका आंसर दिया भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं है इसका आंसर देने का, लेकिन इसका आंसर ओनली 1 है, ये इंडोनेशिया वाला सही है शायद। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, स्किप करोगे, आगे बढ़ोगे, 2 सेकेंड में आगे बढ़ जाओगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, पता नहीं हमको, हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे और वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्पायरिंग द एक्शन टू टेक ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। चलो ये सब तो मान लेंगे, बट ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो एक कॉलेज खोलेगा और उसका नाम रखेगा वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड है, ठीक है। तो वो अर्नब गोस्वामी का मीम है ना, कुछ भी, तो वही वाली क्वेश्चन है ये कि कुछ भी, सस्ते नशे। तो
ऐसे क्वेश्चन में भी ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन गलत लिखा है। तो आप सेकंड को अगर एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीताज डू नॉट रोर। ठीक है, तो अगर मैं इसमें मूवी का रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर आपने धमाल देखी हो तो उसमें जब उनको बांध के रखते हैं तो वहाँ पे चीता ही आता है और वो रोर करता है। तो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली, सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि चीताज रोर। अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर 1 और 2 है। ठीक है, तो इसमें भी अगर आपको वहाँ पे लॉजिक लग जाता है, जैसे मैंने सुना था इसके बारे में, लाइक यहाँ पे आप वो लगा सकते हो कि भाई जो भी सेंट मार्किंग करते हैं, नॉर्मल पता कैसे चलेगा कि सेंट जो है वो टेरिटरी मार्किंग के लिए किया जा रहा है या फिर आप ऐसे ही नॉर्मल पी कर रहे हो वहाँ पे। तो ये सब लॉजिक जो वहाँ पे काम नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना स्ट्रेस में ये सब याद नहीं आएगा। तो स्टिल ऐसे क्वेश्चंस को कोशिश करो कि जितना क्लोज पहुँच पाए उतना सही है, नहीं तो स्किप कर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। ठीक है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग ट्रांजिशन टूवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम that are net zero carbon, nature positive, and that aims to increase farmer resilience. It is an international alliance and network, individual and farming organization interested in supporting and strengthening development of organization. ठीक है, digital platform fully integrate with the services provide, build blockchain, buyers, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ये, fertilizers. ठीक है, platform with the mission of encouraging the farmers and farmer product organization, agribusiness consortiums that's fluctuating एक्सेस ऑफ ग्लोबल ओपन मार्केट से दबड़ है। तो ये एक्सपोर्ट तक पहुंच गया। इसका सबसे ब्रॉड और सबसे इजी ऑप्शन जो हमको दिखता है ना वो ए है। एक्चुअल में इसका आंसर यही है, मैंने गलत मार्क किया था। ठीक है, अपने एग्ज़ाम में यहाँ नेगेटिव मार्किंग आई थी मुझे, तो इसका आंसर ए है। ऐसे क्वेश्चन में भी आपको जो ब्रॉड ऑप्शन मिल जाए, जो ऐसा दिख रहा हो कि हाँ ये रिलेट कर सकता है, वैसे वाले को आप मार्क करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। Next is question 77. Consider the following battery storage, biomass generator, fuel cell, rooftop solar photovoltaic units. इनमें से which of the following is considered as distributed energy resource? तो आपको इसका पता नहीं होगा ये सब चीज़ें, बट यहाँ भी एटमोलॉजी से काम चल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी मतलब एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पे, है ना। फ्यूल सेल, हाँ भाई सेल है तो अलग अलग जगह आप बना सकते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक, छत पे लगता है तो अलग अलग जगह पे लग सकता है। बायोमास जनरेटर, हाँ रख सकता है भाई, जहाँ जनरेटर लगाओगे वहाँ से पावर जनरेशन। बैटरी स्टोरेज सेम ही तो है, फ्यूल सेल और ये दोनों ही हो सकते हैं, तो ऑल फोर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ बताने लायक है नहीं उसमें। Which one of the following shows unique relationship with insect that has co-evolved with the only with it and that is only insect that can pollinate this tree? तो इसका आंसर फिग है। तो ये भी वही है कि अगर आपको आ रहा है तो करो, ठीक है, कहीं पढ़ा है ऐसा कुछ याद आ रहा है तो आप करो, नहीं तो इसको स्किप करो। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो फिग इज़ बेसिकली अंजीर का जो पौधा होता है हमारा, उसको हम फिग का ट्री बोलते हैं। कीस्टोन स्पीशी है ये, और ये एक इनसाइड आउट फ्लावर होता है, मतलब फ्लावर इसके अंदर से होगा और बाहर ये फ्रूट टाइप का दिखेगा। तो जब ये फट के खुलेगा तो फ्लावर बाहर आएगा। ठीक है, तो फिग इज़ एन इनसाइड आउट फ्लावर। मेडिटेरेनियन का नेटिव है ये, और ये जो इंसेक्ट की बात की जा रही है, वॉस्प की बात की जा रही है। ठीक है, तो वॉस्प ही एक इकलौता ऐसा इंसेक्ट है जो इसको पॉलिनेट कर सकता है और कोई नहीं करता है इसको। ठीक है, एक स्पेशल रिलेशन है इसका। अब इसमें भी 78 क्वेश्चन अगर पढ़ो तो ये महुआ और सैंडलवुड ऐसे ट्रीज़ हैं जो सिर्फ एक वॉस्प से तो पॉलिनेट नहीं होंगे ऐसा वाला, तो ये तो नहीं हो सकते। इसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि सिल्क कॉटन और इसमें। सिल्क कॉटन क्या होता है? तो सिल्क कॉटन इज़ बेसिकली वाटर रेजिस्टेंट कॉटन। अगर आपने देखा होगा ना, वो पेड़ पे लगे होते हैं, ऐसे बेरीज लगी होती है जो नीचे गिरती है फिर फूटती है, उसमें से कॉटन निकलता है, कॉटन टाइप्स। और फिर उसको आप है ना देखोगे कि अभी जो कमर्शियल पिलोज़ होते हैं उन पिलोज़ में भी यूज़ किया जाता है उस वाले सिल्क कॉटन को। ठीक है, उसके अलावा सैंडलवुड तो पता ही है इंडिया का नेटिव है, इसी के ऊपर आगे क्वेश्चन भी आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्पीशीज़ आर पॉइजनस। तो पॉइजनस स्पीशी पूछी गई है, तो ये मैं वहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगा पाया, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि अगर ऐसा पूछा ना कि कौन सी स्पीशी पॉइजनस है या कुछ ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा होगा,
तो अब दुनिया में बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी बटरफ्लाइज, फिश और फ्रॉग की, ठीक है। और कोई भी स्पीशीज़ पॉइजनस निकल सकती है, हो सकता है वो आज तक ढूंढी ही ना गई हो, और यूपीएससी जब आंसर की दे उसके 1 महीने पहले ढूंढ ली हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में यूपीएससी जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि भाई कोई गलत डाल देते हैं और वो ऐसा वाला, ठीक है। तो लिबरल रखेगी कि भाई सभी सही होंगे इसके अंदर, तो इसमें आप ऑल 3 आराम से लगा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बट ये वहाँ पे आपको याद आना चाहिए, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी PYQs में। तो आपको प्रैक्टिस इसलिए करनी होती है PYQs की, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, 2 घंटा लेके बैठो एक पेपर, उसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करो। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको देखो, ठीक है, लाइक करो, प्रमोशन करना ही पड़ता है, क्या करें यार। कंसिडर द फॉलोइंग, कैश्यू, पपाया और रेड सैंडर्स में से कौन से नेटिव है इंडिया के, ठीक है। तो इसका आंसर इज़ ओनली 1 रेड सैंडर्स, क्योंकि कैश्यू अगर आपको पता हो तो पोर्टुगीज़ लेके आए थे, है ना। अभी गोवा में मिलता है ये, गोवा में बहुत अच्छी तरीके से खेती होती है और कैश्यू से ही फैनी बनती है। अगर आपने उसकी मेकिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी, देखना हो तो देख लेना। फैनी एक एल्कोहलिक प्रोडक्ट बेवरेज होता है, गोवा में ही मिलता है सिर्फ, और वो कैश्यू प्लांट से बनता है, ठीक है। तो कैश्यू इंडिया का नहीं है, पपाया इंडिया का नहीं है, पपाया भी पोर्टुगीज़ ही लेके आए थे। मोस्ट ऑफ द चीज़ जो आज हम चाव से खाते हैं वो ज़्यादातर चीज़ बाहर से आई है, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल हो गया, फिर सपोटा जो चीकू होता है, चिली, ये सब USA से आया है। उसके बाद गुआवा, पाइनएप्पल, पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, ये सब पोर्टुगीज़ से आया है। कॉलीफ्लावर, कैबेज, ग्राउंडनट, ये सब भी बाहर पोर्टुगीज़ या USA या ब्रिटिश से आया है, ठीक है। मैक्सिको वगैरह में उगते थे। तो ऐसी जगहों से बहुत सारी चीज़ें हमने लाई है। इवन अगर आप फूड आइटम्स में खाने वाली की चीज़ों की बात करोगे तो हमारे स्वीट्स जैसे जलेबी भी ईरानियन है, ठीक है। उसके अलावा समोसा भी ईरानियन ओरिजिन का है। पहले उसमें मतलब ईरान में उसमें बीफ भरा जाता है, बट इंडिया में हम उसके अंदर आलू भरते हैं। तो ना समोसे का कॉन्सेप्ट इंडिया का है, ना समोसे का जो मटेरियल है अंदर का आलू वो इंडिया का है, जब फिर भी सबसे ज़्यादा समोसे इंडिया में बिकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टेस्ट। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स, तो ये कुशीनगर और विजयवाड़ा एयरपोर्ट में से कौन सा वाला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। तो ये वही मैंने बताया कि ये आउटसाइड ऑफ स्टम्प की बॉलें हैं, क्या करना है इनको जैसे दिखे छोड़ देना है, स्किप करो आगे बढ़ो, ठीक है। इसमें दिमाग नहीं खर्च करना, टाइम नहीं लगाना ऐसे क्वेश्चंस में। विद रेफरेंस टू वाटर वेपर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। तब ध्यान से समझा, नहीं बेसिक स्टैटिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक के क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 2 अटेम्प्ट वाला 3 अटेम्प्ट वाला बैठा होगा वो गलत नहीं करेगा। और अगर आप गलत कर रहे हो, इवन आप 2 अटेम्प्ट वाले भी हो और फिर गलत कर रहे हो, फिर तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो ये वो लोग नहीं छोड़ने वाले। तो फिर ऐसे क्वेश्चन जो शिविन सर भी बोलते हैं ना ये चीज़ कि अगर ऐसे क्वेश्चन को आप गलत कर देते हो तो इसकी भरपाई करने के लिए आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सही करना होगा, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ रुकी फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, ठीक है। अब फिर वो ऐसे हो सकता है ना, कहाँ गया वो क्वेश्चन, वो हाँ ये वाला। फिर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको निकालने पड़ेंगे तब जाके आप उसकी भरपाई कर पाओगे। बट ये मैं बताया कि ये डिपेंड करेगा आपके लक के ऊपर कि उस दिन आपने कुछ पढ़ा है और आपका आ गया। अब ये चीज़ मैं पढ़ के गया था, मुझे बहुत इंटरेस्ट है फाइटर जेट्स के अंदर और ये सब चीज़ें, है ना। टॉप गन मैवरिक बहुत बार देखी है मैंने उस टाइम, तो उसमें भी 5th जनरेशन की बात होती है, मैंने वहाँ पर भी पढ़ा था, तो इसलिए मुझे ये सब पता था। लेकिन ज़रूरी नहीं हो सकता ना कि आपने भी ये सब पढ़ा हो, इसलिए स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाए। ये मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया था, स्टैटिक इज़ द किंग। तो अब टॉपिक वापस आते हैं। वाटर वेपर्स के बारे में पूछा है कि गैस इट इज़ अ गैस है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड, तो सही है भाई, जितना सोर्स से आप दूर जाओगे उतना उस चीज़ का अमाउंट घटता जाएगा एटमॉस्फेयर में। सोर्स कहाँ है वाटर का, सारा ज़मीन पे ही है, तो जितना ऊपर जाओगे उतना घटता जाएगा, दिस करेक्ट। द परसेंटेज इज़ मैक्सिमम एट पोल्स, तो वाटर वेपर्स का परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सोर्स पहले तो, है ना, ये मत भूलना। नहीं तो आप बोलोगे सिर्फ टेम्परेचर, तो सिर्फ टेम्परेचर चाहिए होता है तो फिर तो ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं होता, वाटर वेपर सबसे ज़्यादा आपको इधर मिलता है, इक्वेटर में मिलता है, ठीक है। तो अगर पोल्स पे सबसे ज़्यादा होगा तो पोल्स पे तो हमारे पास में टेम्परेचर है ही नहीं, तो टेम्परेचर नहीं है, सोर्स भले ही थोड़ा बहुत हो बट टेम्परेचर ही नहीं है तो वो वेपर बनने ही नहीं देगा उसको, है ना। टेम्परेचर भी तो चाहिए होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हाईएस्ट कहाँ पर रहेगा, हाईएस्ट आपकी इक्वेटर पर रहेगा, फिर
लोएस्ट जो है वो ट्रॉपिक्स पे आ जाएगा आई गेस, फिर उसके बाद पोल्स तक जाते जाते फिर थोड़ा बढ़ता है वो। लोएस्ट ट्रॉपिक्स पे होगा, यहाँ पे टेम्परेचर है लेकिन सोर्स कम हो जाएंगे ना, जाते डेड डेजर्ट जो आपको 30 डिग्रीज पे मिलेंगे वेस्ट कोस्ट पे, वो सब वाला लॉजिक। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ये सब जोग्राफी की चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा अगर जब मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, अभी तो सिर्फ आप PYQs करो, अभी टाइम नहीं हो सब करने का। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 350 सेंटीमीटर्स। अब ये क्वेश्चन भी मैं गलत करके आया था अपने वाले अटेम्प्ट में, बट द लॉजिक बिहाइंड दिस इज, ठीक है, अब इसका इक्वेटोरियल तो नहीं हो सकता, सबको पता है ना, क्योंकि ये वाला चीज़ एनुअल एंड डेली टेम्परेचर इज़ लो, ठीक है, ये इक्वेटर में नहीं होती है। प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होता है हाँ, लेकिन एनुअल और डेली टेम्परेचर जो है लो नहीं होता है, हाई होता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, इक्वेटोरियल नहीं हुआ। चाइना टाइप भी नहीं होगा भाई, क्योंकि चाइना टाइप में प्रेसिपिटेशन इतना नहीं होता। ठीक है, ये 250 सेंटीमीटर इसको बोलते हैं, इतना नहीं होता चाइना टाइप में अगर आपने, हाँ, और इसलिए मैं बता रहा हूँ बायोम्स जो है बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, मैं लगे तो एक लेक्चर ले लूँगा बायोम्स का, और उसमें आपको समझा दूँगा बायोम्स, जैसे मैं मेरे नोट से कैसा किया है मैंने, बट बायोम्स करके जाना अच्छे से, क्योंकि बायोम्स हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब मुझे इसका पॉसिबिलिटी उस टाइम पे ज़्यादा क्यों लगी थी, क्योंकि ये सब चीज़ें ह्यूमिड में होती है, बट अगर आप इसमें ध्यान दो तो दो चीज़ें हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का टेम्परेचर लो नहीं होता है। ठीक है, और वैसे ये लो की बात नहीं कर रहे, रेंज ऑफ टेम्परेचर लो बोल रहे हैं, तो ये रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको लो नहीं मिलेगी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, रेंज जो है वो ज़्यादा रहेगी सब ट्रॉपिकल। इक्वेटोरियल में मिल जाएगी रेंज लो, मैं जो इक्वेटर बोल रहा था ना, तो इक्वेटर में रेंज लो मिल जाएगी, बट ये प्रेसिपिटेशन वेरी नहीं करेगा इतना। हाँ सॉरी, मैं मतलब स्टार्टिंग में मैंने कुछ और बोल दिया था, बट इक्वेटर में आप इसको क्यों नलिफाई करोगे, क्योंकि ये जो रेंज है ना इतनी नहीं होती है, इक्वेटर में आपको 200 प्लस मिल जाएगा सब जगह पे, ये 50 से 250 नहीं जाएगा कभी भी, या तो 200 या उससे ज़्यादा ऐसा। ठीक है, चाइना टाइप में बता दिया। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में एनुअल रेंज ये नहीं होगी, इतनी लो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है अब हम खुद एक ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारी रेंज क्या है, हमारा ठंड में टेम्परेचर चला जाता है 10 डिग्री, और दिल्ली में अगर देखोगे तो 10 डिग्रीज या 9 डिग्री तक चला जाता है, 6 डिग्री तक आ जाता है कभी कभी, और गर्मी में जो है वो 45 49 गया था पिछली बार, 50 तक चला गया था। तो ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में नहीं होता है। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इसका आंसर है, जहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो ये वेरिएशन देख के आपको इसका आंसर आएगा, तो ये आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे दोनों जो चीज़ें ना, ये बहुत वेग है। थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन तो इक्वेटोरियल में भी होता है, डेली टेम्परेचर इक्वेटोरियल में भी होता है, यहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन होती रहती है, बट ये चीज़ आपको यहाँ से वेरिएशन से पता चलेगी। ठीक है, विद रेफरेंस टू विच ऑफ द कोरिलेस फोर्स विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये भी स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। कोरिलेस फोर्स पता होना चाहिए, विंड वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा और लैटिट्यूड्स पर डिपेंड करेगा। इक्वेटर्स पे मिनिमम होगा, इसलिए साइक्लोन्स नहीं बनते हैं यहाँ पे, है ना, और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, पोल्स पे होगा। ठीक है, तो पोल्स पे मैक्सिमम होगा और एब्सेंट होगा इक्वेटर पे। ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो, तो ये भी स्टैटिक है, तो इसका आंसर बहुत 1 into कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर क्वेश्चन इज ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंसेस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। तो जून 21 पे अगर आपको पता हो बेसिक ज्योग्राफी, तो आपका जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा तो लॉन्गेस्ट डे आपको महसूस होगा ट्रॉपिक्स पे। ठीक है, और वही सब चीज़ें होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, है ना। सन जो है वो माइग्रेट करता रहेगा, ओवरहेड होगा, ये ओवरहेड सन जो होगा वो कहाँ पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा उस टाइम पे। तो वही टिल्ट की वजह से होता है, ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर कि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड होती है, इसलिए ये सब होता है। तो मैंने बताई दिया यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा, तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वालों का तो 12 आवर्स से ज़्यादा होगी, क्योंकि इक्वेटर वालों को हमेशा याद रखना 12 आवर्स ही मिलेगी, फिर वो सन यहाँ हो या फिर यहाँ हो, उनको हमेशा 12 आवर्स की सनलाइट मिलेगी, एग्जैक्ट 12 आवर्स इधर और 12 इधर। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वालों को ऐसा लगेगा कि जब ये यहाँ है तो 12 प्लस की मिल रही है, जब ये यहाँ चला जाएगा तो ये 12 से कम मिलेगी। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहेगा और आर्कटिक सर्कल रहेगा, क्योंकि ये भी तो यहाँ पे है ना, इनको तो अच्छी खासी, इनका तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का डे होगा और 6 मंथ्स की नाइट होगी, ये तो पड़ा ही होगा अपना आर्कटिक सर्कल पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 and 4। कैप्रिकॉर्न पे नहीं होगा, और इक्वेटर बताइए जो इक्वल होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड।
विच होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन फॉसिल फ्यूल्स। तो ये सब पढ़ के ना 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस फॉसिल फ्यूल्स एंड पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ इज डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, तो आपका पहला जो ध्यान जाएगा ना वो इसकी तरफ जाएगा कि हो सकता है कि इसका आंसर अमेज़ॉन बेसिन हो। बट याद रखना कि ये एक ट्रैप है और ये ट्रैप बनाया है इसके लिए कि आप यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। बट अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे एक वर्ड है पीटलैंड, और हमने कभी भी अमेज़ॉन के कंटेक्स्ट में पीटलैंड नहीं पढ़ा है ना। पीट होता क्या है बेसिकली, पीट इज़ पार्शियली डिकम्पोज मैटर जो एब्सेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो डिकम्पोज हुआ है, ठीक है। तो वैसा जो मैटर होता है वो जम जाता है तो उसको हम पीट बोलते हैं, और ये ज़्यादातर कोल्ड वेटलैंड्स में पाया जाता है ना। वेटलैंड जो कि वहीं पे इसलिए O2 का डिफिशेंसी होगी। इसके अलावा कुछ ट्रॉपिकल पीटलैंड्स भी होते हैं जैसे कॉन्गो, इंडोनेशिया, इन सारे जगहों पे ट्रॉपिकल पीटलैंड्स होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकंड है, मतलब कॉन्गो बेसिन। तो मैंने उस टाइम पे सॉल्व किया था कि इसका आंसर अमेज़ॉन नहीं कॉन्गो होगा, क्योंकि ये हम सेकंड नंबर पढ़ते हैं कोई भी फॉरेस्ट के नाम पे, है ना। तो कॉन्गो बेसिन इसका आंसर है। अब ये किकुरी बेसिन जो है वो वेस्ट अफ्रीका में है, घाना वगैरह जो कंट्रीज है वहाँ पे। और ये रियो डे ला प्लाटा बेसिन ये जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे वाली जो कंट्रीज है वहाँ पे आती है ना। अर्जेंटीना कहाँ पता ना, ये आपका, अरे कैसे बनता है यार, सॉरी दिस इज़ सॉरी, तो यहाँ पे अर्जेंटीना आएगा, है ना, साउथ अमेरिका के पास में। नाउ विथ रेफरेंस टू परफ्लोरोअल्काइल एंड परफ्लोरोअल्काइल substances PFAS मेकिंग ऑफ मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक काम करें क्या, इसको वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं। बचे कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन और बचे हैं, या तो चलो ख़त्म ही कर लेते हैं यार, इसको लंबा हो जाएगा वीडियो, बट देख लेना। तो हाँ, तो मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड ड्रिंकिंग वाटर, food and food packaging materials. PFAS are not easily degraded in the environment, or persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation of animal bodies. ठीक है, तो इसका आंसर 1, 2 और 3 है। तो ये भी वही है कि अगर आपको पता है कि PFAS एक हार्मफुल एलिमेंट है ना। PFAS बेसिकली टेफ्लॉन कोटिंग जो होती है ना वो इसी की बनती है, परफ्लोरोअल्काइल की। वाटर रेजिस्टेंट, स्टेन रेजिस्टेंट, ऑयल रेजिस्टेंट होता है ये, नॉन स्टिक कुकवेयर बनते हैं इससे। तो ये वही है कि अगर आपको पता है कि ये ख़राब है या फिर ये पोल्यूटेंट है, इतना अगर आप निकाल दो तीनों स्टेटमेंट वैसे ही सही हो जाते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर, फूड, पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ होता है, ठीक है, इजीली डिग्रेड नहीं होता एनवायरनमेंट में। हर पोल्यूटिंग आइटम जो है वो डिग्रेड नहीं होगा और बायोअक्यूमुलेशन करेगा, तो ये तो करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर इज 1, 2 और 3। अगेन आउटसाइड ऑफ स्टम्प की बॉल है, क्या करोगे, वही जो बताया है, स्किप। ओनली 3 उसका इसका आंसर है। फ्लाइज, टर्माइट्स और वास्प जो है उसके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पैरासिटॉइड्स होते हैं। अब पैरासिटॉइड्स के बारे में बता देता हूँ मैं। पैरासिटॉइड्स ऐसे एनिमल्स होते हैं ना जो पैरासाइट चलो, तो पैरासाइट्स क्या होता है, पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो होस्ट पे ज़िंदा रहेंगे और होस्ट को हार्म करेंगे, ठीक है। बट ये उनसे भी बड़े वाले होते हैं, ये होस्ट के अंदर रहते हैं जब ये प्री मैच्योर स्टेज में रहते हैं, ठीक है। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये होस्ट को मार देते हैं, दे किल द होस्ट जब ये मैच्योर होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को पैरासिटॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पैरासिटॉइड्स इसके अंदर रहते हैं, मतलब इन तीनों में पैरासिटॉइड्स रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाबू वही आ गए, इन प्लांट में से कौन सा पी फैमिली का है। अब ये उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, अभी पता चला कि पी फैमिली को देखने का एक सिंपल सा क्राइटेरिया, अब ये अपने 6th क्लास में पढ़ा होता है, बट मुझे उस टाइम याद नहीं आया कि पी फैमिली के वो सारे होते हैं जिनका सीड जो है वो स्प्लिट हो सकता है 2 हाफ्स में, ठीक है। आप उसका कवर निकालोगे तो सीड जो है स्प्लिट हो जाएगा। जैसे हॉर्स ग्राम हो गया अपना, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन का बीज भी ऐसा होता है जो बीच में स्प्लिट हो जाए। ग्राउंड नट का बीज भी अगर आप कवर निकाल दो तो हो जाएगा, तो इसका एक का डबल होगा तो वही पी होगा, तो ये आंसर है। दिस क्वेश्चन इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल कि कैसे अगर जब आप पढ़ते हो तो आप कोशिश करो कि ऐसे नाम याद रखो जो नॉन इंट्यूटिव है, ठीक है। ये हमारे सर हमको बहुत बताया करते थे कि नॉन इंट्यूटिव चीज़ें ही पूछता है यूपीएससी, ठीक है। जो इंट्यूटिव है वो नाम कभी भी वो डालेगा नहीं, क्योंकि उसको देख के तो आप समझ जाओगे ना क्वेश्चन किस चीज़ का है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में गलती करी थी इसी कारण से। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज़ अ
इज़ प्लेस्ड अंडर वर्मिन कैटेगरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, ठीक है। तो ये पुराना वाला कैटेगरी है वर्मिन, अब तो क्या ही होता है, बट जब पहले वाला था तो उसके अंदर वर्मिन कैटेगरी में डिक्लेयर कर सकते थे। अगर ये डिक्लेयर करा तो फिर आप उसको हंट कर सकते हो, ठीक है। हंट जैसे वाइल्ड लाइफ में जाके हंट नहीं करना, अगर वो आपको तकलीफ दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको हंट कर सकते हो। तो जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे लगा था कि एक्चुअल में ये कोई फॉक्स की स्पीशी होगी, या मैक्स टू मैक्स अगर ये फॉक्स नहीं होगी तो स्क्विरल होगी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे को लगा कि इसका आंसर मैंने क्या किया था, हाँ डी करा था मैंने। फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट कि नहीं भाई, अगर फॉक्स है तो फिर कहाँ से वर्मिन वगैरह कुछ नहीं हुआ ये। और फीड्स ऑन ब्लड पूछा है सेकंड, तो ऐसा तो होता ही नहीं, फॉक्स कौन सा ब्लड पे फीड करती है, तो मैंने इसका आंसर ये किया था, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे इसका आंसर जो है वो सी है, कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आपको सिर्फ पता हो कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स क्या है तो आप इसका आंसर बहुत ईजिली दे दोगे, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है वो फ्रूट बैट होता है। बस अगर मैं ये बात आपको बता दूँ कि फ्रूट बैट होता है तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा कि ठीक है फ्रूट बैट होता है तो ये ब्लड पे तो फीड नहीं करेगा क्योंकि इसका नाम ही फ्रूट बैट है। तो ये गलत हो गया तो ये सही, तो आंसर आ गया ये, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। तो ये फ्रूट्स को ख़राब करता है, एग्रीकल्चर को ख़राब करता है, इसलिए इसको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये सही स्टेटमेंट है, ये गलत है। इसलिए नॉन इंट्यूटिव चीज़ों पर ध्यान दो। कंसिडर द स्टेटमेंट, द एटमॉस्फेयर इज़ हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो ये तो सही है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती है, मतलब ये गलत है सॉरी, जो इनकमिंग रेडिएशंस होती है वो एटमॉस्फेयर को इतना हीट नहीं करती जितना आउटगोइंग लॉन्ग वेव करती है ना। आपको पता है ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट ही इसकी वजह से आता है। तो ये गलत, तो आंसर डायरेक्ट आ गया, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बट हम पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव। तो लॉन्ग लिखा है, सही है भाई, तो आंसर बनाओ, आगे बढ़ो। स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज़ मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द पोल्स। तो हाँ ये भी स्टैटिक है, और आपने थिकनेस के बारे में पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा कि जितना ज़्यादा एयर गर्म होती है उतना ही ज़्यादा कन्वेक्शन करंट लगता है और उतनी हाइट ही अचीव करती है। तो अगर इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा हाइट अचीव करेगी, पोल्स पे उतनी नहीं है तो कम हाइट अचीव करेगी। तो जो ट्रोपोस्फियर की है थिकनेस वैसी बनेगी, कम थिक या ज़्यादा थिक, इज करेक्ट। एज द इक्वेटर हीट इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। तो ये भी सही है कि इक्वेटर हीट होगा तो वही चीज़ तो मैंने बताई, और दिस इज बिकॉज दिस, आंसर इज ए। सिंपल क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा वोल्केनिक इरप्शन का प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। तो सभी है भाई, सल्फर कंपाउंड निकलते हैं, SO2 निकलती है, नाइट्रोजन NO2 निकलती है। अब वॉल्केनो में से क्या निकलेगा, सब निकलता है, कुछ भी निकल सकता है, आदमी को छोड़ के इसमें से कुछ भी निकल सकता है। सल्फर कंपाउंड निकल सकते हैं, SO2 NO2, नाइट्रोजन कंपाउंड NO2 निकलेगा, क्योंकि है तो ये एक टाइप का कम्बशन ही ना, तो सब चीज़ को कम्बशन में से निकलती है। सल्फर कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ऐश एंड डस्ट ऑफकोर्स निकलेगा, ऐश के क्लाउड्स भी बनते हैं अगर आपने पढ़ा हो। फिर ये क्लाउड्स की वजह से एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, आने नहीं देंगे, तो ऐश भी निकलता है, पायरोक्लास्टिक डेब्री भी निकलता है, सब निकलता है, ठीक है। डेब्रीज बेसिकली वही धूल मिट्टी कंकड़, वो भी तो निकलेंगे, नीचे है ना कहीं। तो ऑल फॉर which one of the following is our correct inference from isothermal maps month of January। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, बट ये गलत होना नहीं चाहिए था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बाद में पढ़ रहा हूँ, पहले सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यही अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको समझ में आएगा कि ये कोल्ड नहीं, ये वार्म ओशन करंट्स हैं। गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक दोनों वार्म ओशन करंट होते हैं, मेक द नॉर्थ अटलांटिक बेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि आइसोथर्म से वो डिविएट करते हैं नॉर्थ की तरफ एंड द ओशन, ओवर द ओशन, एंड साउथ की तरफ ओवर द कॉन्टिनेंट। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल आइसोथर्म ऐसा जा रहा है, बट जनवरी के महीने में ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ना आपका अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे आपका ये है, ये अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका है। तो इसका कहना है कि ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी NCERT क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में बनाया है, इसको देख लेना उसको। तो NCERT में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। तो दिस इज़ करेक्ट, एक्चुअल में होता है ये, और क्यों होता है उसका कारण ये है, वार्म ओशन है। अब इसको अगर आप वार्म से रिप्लेस कर दो तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वार्म ओशन, तो वार्म ओशन करंट जाएंगे तो यहाँ के जो ओशन है वो जो है वार्म हो जाएगा,
तो आइसोथर्म्स क्या होते हैं, सेम टेम्परेचर वाले रीजन्स को कनेक्ट करते हैं। तो अब ठंड में ये चीज़ जो है, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स है वो ठंडे हो जाएंगे, जनवरी का महीना है, ठंडी चल रही है, तो ये ठंडे हो जाएंगे और ये गर्म हो जाएंगे। तो आपके आइसोथर्म्स जो है वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल टेम्परेचर से इनका टेम्परेचर जो है वो कम हो गया और इनका नॉर्मल से थोड़ा बढ़ गया। तो पहले ही ऐसा होता था कि ओशंस का अलग टेम्परेचर, लैंड का अलग टेम्परेचर है, बट अब ये वाले ओशन इसके टेम्परेचर पे आ गए हैं, तो ये दोनों सेम टेम्परेचर पे आएंगे। तो ये क्या हो गया ना, ये नॉर्थ की तरफ गया ऑन ओशंस, ये साउथ की तरफ आए हैं ऑन कॉन्टिनेंट। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। वो डायग्राम मेरे पास यहाँ है नहीं, शॉर्ट्स में आप ढूंढ लो, वो वीडियो मिल जाएगा आपको, वहाँ पे है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और नहीं पढ़ रहे तो ऐसा कोई सोर्स ढूंढो जो एनसीईआरटी से भी करवा दे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज आर वेल नोन एज 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो कोकोआ प्रोड्यूसर कंट्रीज कौन सी है। तो इसमें भी अगर आपको मैप्स का नॉलेज है, क्यों मैं बोलता हूँ कि मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि गलत मैंने भी ये क्वेश्चन गलत ही किया है, बट मैप से एटलीस्ट मैं क्लोज था आंसर के, ठीक है। मैप नहीं पता है तो आपको स्किप ही करना पड़ेगा आपको। तो कोकोआ प्रोडक्शन अगर पता होगा कि कोकोआ जो है वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होता है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। ट्रॉपिकल या फिर एवरग्रीन रीजन में ग्रो होता है, वैसे ये एक्चुअल में एवरग्रीन में ग्रो होता है। तो इतना पता हो ना तो आप निकाल सकते हो। अल्जीरिया और मोरक्को कहाँ पे आते हैं, ये नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज़ है और ये सहारा डेजर्ट में आती है, तो वो नहीं आते, हो ही नहीं सकता। बोत्सवाना, नामीबिया, ये साउथ अफ्रीका की कंट्रीज़ है और यहाँ पे भी नामीब डेजर्ट आता है, अगर आपने पढ़ा हो। नामीब डेजर्ट आता है, कलहारी डेजर्ट आता है, तो ये भी नहीं है। फिर 2 बच जाती है आपके पास में, मडेगास्कर, मोजाम्बिक, जो कोस्ट पे आती है ना, मडेगास्कर की कोस्ट पे मोजाम्बिक है और यहाँ मडेगास्कर है। अफ्रीकन कोस्ट अगर देखा हो तो कैसा होता है, ऐसा होता है ना, हाँ ये ऐसा, और यहाँ पे मडेगास्कर। तो ये वाला रीजन या तो ये होगा या तो कोट डी आइवरी और घाना। तो ये जो अफ्रीका है ना, यहाँ पे कोट डी आइवरी और घाना है, एंड दिस इज़ ये वाला जो रीजन है ना, ये ईस्ट अफ्रीका में आता है और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पे भी बायोम्स का काम आएगा। बायोम्स अगर पता हो तो आपको पता होगा कि ये रीजन्स में कहाँ क्या कौन सा क्लाइमेट होता है। तो इसका आंसर इस कोट डी आइवरी और घाना, मोजाम्बिक, मडेगास्कर नहीं है, ठीक है। मैं ये करके आया था, मुझे लगा क्योंकि ये कोस्टल है तो यहाँ होगा, तो ऐसा नहीं है। Again, static question with reference to Himalayan rivers joining Ganga downstream of Prayagraj, वेस्ट टू ईस्ट, विच ऑफ द फन। तो वेस्ट टू ईस्ट जमाने हमको गंगा की ये ट्रिब्यूटरीज को, ठीक है। उसका आंसर है गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। सीधा सिंपल आंसर है, इसका कोई दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये गंगा है, अगर आपने पढ़ा हुआ तो आता है। रामगंगा, घाघरा, सॉरी गोमती, गंडक, कोसी, ऐसा जाएगा, ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। मैंने यहाँ गलत लिखा है, सॉरी, गोमती, घाघरा, ठीक है, ऐसा जाएगा ये, ठीक है। तो यमुना यहाँ पे आएगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। फिर यहाँ से तौस, सोन और यहाँ पे छोटा नागपुर से निकल के दामोदर जाएगी, जो हुगली में मिलेगी। गंगा आगे स्प्लिट हो जाएगी, बांग्लादेश में मेघना से मिलेगी, ठीक है। तो ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन, रिवर्स को अच्छे से पढ़ के जाओ, रिवर्स से क्वेश्चन आते हैं। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेनफॉल जो है उसका रीज़न, वन ऑफ द रीजन्स ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स ऑफ कोर्स है भाई, बताइए हमको। रेन वाटर कंटेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन, तो हाँ है, होता तो है, बट क्या ये इसका रीज़न है? हाँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड करते हैं वाटर में तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। एक वीक एसिड होता है, हमने पढ़ा है कार्बोनिक एसिड, तो वही तो करेगा वेदरिंग। कौन सी वेदरिंग है ये? केमिकल। केमिकल क्यों है? क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है, जब रॉक जो पहले था और जो बाद में बनेगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि आप एसिड छिड़क रहे हो उसके ऊपर। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। इनमें से कौन सी नॉर्थ सी से टच करती है? मैप फिर से मैप से क्वेश्चन। अब ये मैंने सही किया था, बट इसमें मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली गलत था। कंसेप्चुअली तो नहीं, बट विजुअलाइज मैंने गलत कर लिया था, ठीक है। तो अगर नॉर्थ से देखोगे ना, तो यहाँ पे जैसे ब्रिटेन आता है, ये आपका ब्रिटेन का कोस्ट लाइन है, तो ब्रिटेन और यहाँ ये डेनमार्क वाला जो रीजन है, सॉरी आइसलैंड फिनलैंड वाला जो रीजन है, इसके बीच में आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ नॉर्थ सी रहेगा। तो रशिया का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। रशिया का याद रखना, बाल्टिक सी से टच करता है रशिया, ठीक है। अपने को लगता है कि बाल्टिक सी से भी नहीं टच करता होगा, बट वहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जो कालिनग्राड बोलते हैं उसको, कालिनग्राड जो है वो टच करता है बाल्टिक सी से। तो रशिया नहीं है, फिनलैंड नहीं है, नॉर्वे और जर्मनी है। तो अगर आप
नॉर्डिक कंट्रीज़ को देखोगे ना तो ऐसा आता है कि सबसे पहले आपका नॉर्वे, फिर फिनलैंड और सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं फिर से, हाँ नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, सॉरी तो ऐसे जाते हैं ये। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये बाल्टिक सी वाली होंगी, और नॉर्वे क्योंकि सबसे आखिरी में होता है तो वो नॉर्थ सी से भी टच करता है, यहाँ पे बाल्टिक सी से भी करता है, ठीक है। तो मैं दिखाई देता हूँ ना यार, एक काम करता हूँ उनको, लेट मी शो यू। ऐसे क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करते हो तो इनका मैप देख लिया करो। गूगल अर्थ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास में ऐसे मैप्स देखने का, ठीक है। इसमें आप इसको जो ग्रिड है वो हटा दो, नॉर्मल मैप्स पे लेके आओ और देख लो, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा हर चीज़। सबसे बेस्ट तरीका होता है ये किसी भी चीज़ को, मैप्स को पढ़ने का। ये रही नॉर्थ सी, और नॉर्थ सी से क्या टच कर रहा है, अब देखो एम्स्टर्डम है, यहाँ पे नीदरलैंड्स टच कर रहा है, बेल्जियम टच कर रहा है, यूके टच कर रहा है, डेनमार्क कर रहा है, नॉर्वे कर रहा है, ठीक है। ये नहीं करा, स्वीडन जो है वो नहीं करेगा क्योंकि स्वीडन अंदर की साइड पे है, ये स्टेट आ जाएगी, दूसरी छोटी मोटी सी आ जाएंगे ये, तो स्वीडन हम नहीं मानेंगे कि टच कर रहा है, बट नॉर्वे करेगा। और फिनलैंड तो बहुत अंदर है, ये तो मेरा फिनलैंड, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। और ये बता रहा था मैं, देखो एक सेकेंड, सॉरी, दिस इज़ कालिनग्राड, देख रहा है ये रशिया का पार्ट है, ये बाल्टिक सी को भी टच करता है, दिस इज़ बाल्टिक सी। तो मैप बहुत अच्छे से करके जाना गाइस, देखो, ठीक है। तो फ्रांस भी करेगा, बेल्जियम भी करेगा, जर्मनी भी करेगा, तो बस ये लगा दो, ओनली 2 ऑप्शन है, नॉर्वे और जर्मनी। चलो यार फटाफट ख़त्म करते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 3 वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ऑफकोर्स छोड़ने लायक चीज़ है वो। तो धुआंधार वाटरफॉल्स है मालवा में, नर्मदा में, ठीक है, नर्मदा रिवर है। तो धुआंधार नर्मदा पे होते हैं, बट वो मालवा नहीं, अमरकंटक रीजन है, वहाँ पे आते हैं। हुंदरू वाटरफॉल्स छोटा नागपुर से बनने का, दिस करेक्ट। और गैरसोपा वाटरफॉल्स वेस्टर्न घाट्स, और नेत्रावती, तो नेत्रावती नहीं श्रावती है, बट ये वही क्वेश्चन है जिसको आप स्किप कर दो क्योंकि अगर इतना पता है तो ही करो, बहुत डीप क्वेश्चन है ये। पहले तो वाटरफॉल्स पता होना चाहिए, फिर उनके रिवर्स और फिर उनका रीजन भी, तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है कि अगर ये सही हो गया तो ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, तो ये तो इनमें से तो कोई गलत होगा नहीं क्योंकि बेस है ये, इनमें से कोई होगा। सेम वही 100 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट वही चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जैसे इसलिए मेरी हुई भी यहाँ पे। तो इसमें रीजन, नेम ऑफ माउंटेन और माउंटेन का टाइप पूछा है, तो अभी इसमें बेस जो है ये वाला है, गलती आपको यहाँ और यहाँ ढूंढनी है। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे ईजी टेक्निक है ना, वो है टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पता हो और थोड़ा बहुत मैप्स के बारे में पता हो तो आप इजीली कर सकते हो ये, ठीक है। जैसे अगर आपको पता है कि एल्प्स जो है वो यूरोप में है तो ये सही है, बट एल्प्स फोल्ड माउंटेन है, कैसे, क्योंकि जो एल्प्स बनते हैं वो है स्विट्ज़रलैंड में, और स्विट्ज़रलैंड जो मेडिटेरेनियन सी की बाउंड्री पर आता है ना, इटली के जस्ट ऊपर आता है स्विट्ज़रलैंड, तो और यहाँ पे आपका अफ्रीका है, और ये जो प्लेट है अफ्रीकन प्लेट वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है और एल्प्स बनते हैं, तो ये फोल्ड माउंटेन होंगे, तो ऐसे निकाल सकते हो। फिर नॉर्थ अमेरिका, अपलेशियंस अगर आपको पता हो तो नॉर्थ अमेरिका में कहाँ आते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका मैप है, यहाँ एप्लेशियंस होते हैं आपके ना, न्यूयॉर्क वाला जो सिटी है वहाँ पे, यहाँ पे भी नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है वो यहाँ एटलांटिक प्लेट से टकराती है तो एप्लेशियंस बनते हैं, तो ये फोल्ड माउंटेन है, दिस इज करेक्ट। टेक्टोनिक थ्योरी से बता रहा हूँ, टेक्टोनिक के मैप से आप मैप्स का क्वेश्चन, मतलब इस वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फोल्ड माउंटेन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इसलिए इंटरऑपरेबिलिटी आनी चाहिए आपको, इंटरऑपरेबिलिटी। साउथ अमेरिका का इंडीज़, तो ये कि अगर आपको पता हो, है ना, तो यहाँ पे आपका आता है साउथ अमेरिकन प्लेट, और यहाँ पे आती है आपकी कोकोस प्लेट, और कोकोस प्लेट जब टकराती है साउथ अमेरिकन प्लेट से तो बनता है आपका इंडीज़, तो फोल्ड माउंटेन है, सही है। और साउथ अमेरिका, ये वाला मुझे नहीं पता था, ठीक है। वॉसगेज जो है वो सेंट्रल एशिया में नहीं आता है, यूरोप में आता है, यूरोप में मतलब फ्रांस में आता है ये, ठीक है। और ये ब्लॉक माउंटेन है, कैसे, तो क्योंकि अगर ये फ्रांस में आता है तो मतलब ये मिड रीजन में आ रहा है, कोई प्लेट की बाउंड्री पे नहीं आ रहा, मिड रीजन में ज़्यादातर ब्लॉक माउंटेन्स होंगे। और कौन से ब्लॉक माउंटेन्स है, सतपुराज है, विंध्यास है, सारे ब्लॉक माउंटेन्स है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, ओनली 2, ये वाला। सो बाय दिस वी कंप्लीट हमारी सीरीज़, तो आप रिवाइज करते रहिए, मैं आगे की वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। सब्सक्राइब टू माय चैनल
और कैसा लगा, कोई इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगती है, अगर मैंने कोई गलती करी हो तो उसको भी मुझे बता दीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, सी यू।